जहां वो एक आम चिंगारी के अलावा कुछ भी नहीं था। और बैठे हुए मेरी नजर उन दो आदमियों पर पड़ी जो बड़ी बड़ी बाल्टियों में से कोई मशरूब तलबगारों को बांटते फिर रहे थे। मेरे इस्तफसार पर संदल खान ने फीकी मुस्कुराहट के साथ बताया कि इस बड़े इज्तिमा में शराब पीने वालों की इन बाल्टियों के जरिए शराब तकसीम की जा रही थी। तुम चाहो तो वक्त गुजारी के लिए एक आध गिलास भरवा लो। उसने एक तरफ रखे हुए खाली गिलासों की तरफ इशारा करते हुए कहा। पता नहीं सरदार सिबगतुल्लाह कितनी देर में फारिग हो, इस वक्त मूड नहीं है। मैंने मुस्कुराकर उसकी पेशकश को टाल दिया। कुछ देर बाद सरदार के कमरे का दरवाजा खुला और उसमें से ढीले ढाले और लंबे लिबासों वाले लोगों की भीड़ एक कितार की सूरत में बाहर आने लगी। बाहर आकर वो लोग अपने अपने शनासाओं के साथ बैठते जा रहे थे। वो सिलसिला खत्म होने के बाद मुहाफिज ने हमारी तरफ इशारा किया और हमने अपनी जगह छोड़ दी। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो संदल खान भी मेरे साथ था, मगर मुहाफिज ने उसे रोककर नरमी से कुछ कहा तो संदल खान के चेहरे पर खजालत अमेज मुस्कुराहट फैल गई। उसने मुझसे कहा कि सरदार ने तुम्हें तनहा तलब किया है, मैं यहीं रुककर तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगा। इंतजार की जरूरत नहीं, तुम जाकर आराम करो, मैं खुद वापस लौट जाऊंगा। तुम चाहो तो मैं यहाँ रुका रह सकता हूँ। उसने अपनी छाने उचकाकर बेबसी से कहा। मुझे तुम्हारी देखभाल पर मामूर किया गया है। हवेली बहुत वसी और पुरपीछ है, ऐसा ना हो कि वापसी पर तुम भटक जाओ। नहीं, तुम जाकर आराम करो, मैंने सख्ती से कहा। भटक कर कहाँ जाऊंगा? वैसे भी ये मर्दाना हवेली है, यहाँ किसी औरत की परछाई तक नजर नहीं आई है। मेरे भटकने से किसी की बेपर्दगी नहीं होगी। मुसल्ला मुहाफिज मेरे अंदर जाने के इंतजार में दरवाजा खोले खड़ा था। देर होने पर उसने मेरे शाने पर अपने हाथ का दबाव डाला और मैं संदल खान पर अलविदाई नजर डालता हुआ अंदर दाखिल हो गया। अंदर मशलों का उजाला फैला हुआ था। शीशे की अकबी दीवार पर पर्दे खींचे हुए थे और सिबगतुल्लाह दबीज कालीन पर गाव तकिए के सहारे बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी और उसकी उकाबी निगाहें मेरी तरफ जमी हुई थी। आहो, मैं तुम्हारी कारकर्दगी से बहुत खुश हूं। कंदूर खान ने मुझे बताया है कि तुम चारों ने किसी को वीरान बाड़े की तरफ नहीं आने दिया था। वहां मौजूद बम्बों का जखीरा अब हमारे कब्जे में है। हमें मालूम नहीं था कि हमें बम्बों की हिफाजत पर मामूर किया गया है। मैंने हल्के से शिकायती लहजे में कहा। हमसे जरा सी भी लग्जिश हो जाती तो न जाने क्या होता। गनीमत है कि हमारी इज्जत रह गई। जंग में हर एक को हर बात का इल्म होना जरूरी नहीं होता। अहम बात यह है कि तुमने अपने जिम्मे लगाया हुआ काम बहुत अच्छे तरीके से सरअंजाम दिया। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। फिलहाल कोई तकलीफ नहीं है, मैंने बैठने के बाद कहा, लेकिन कल हमारी वापसी का बंदोबस्त हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। हमें घर से निकले हुए कई दिन हो चुके। नहीं, उसने मेरी बात काटते हुए कहा, तुम्हें मेरी खातिर चंद रोज यहाँ रहना होगा। मैं तुम्हारी जरूरत की हर चीज तुमको मुहैया करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद तुम्हें पूरी इज्जत के साथ रुखसत कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ के हालात तुम्हारे काबू में आ चुके हैं। हम बेमकसद यहाँ रहकर क्या करेंगे? अभी एक दो अहम काम बाकी हैं जिनके लिए तुम्हारी जरूरत होगी। वो मानीखेज लहजा में बोला। अहम काम? मैं चौंक पड़ा। इस वादी में मेरे लिए क्या अहम काम हो सकता है? इनकी अहमियत मेरे लिए है। ये बताओ कि मेरी हदायत से पहले तुमने किसी से अरसला खान के बारे में बात तो नहीं की थी? उसका लहजा धीमा और तजस्सुस समेज था। खास बात यह थी कि वह मुझसे मुकम्मल तखलिये में बात कर रहा था। आज ये थी कि उस गुफ्तगू में कंदूर खान तक को शरीक नहीं किया गया था। नहीं, इसकी जरूरत पेश नहीं आई थी। तुम कराची में मुझसे किसी और नाम से मिले थे। मुझे यह भी मालूम नहीं था कि अरसला खान शिंगार वैली का रहने वाला है। आज मैंने तुम्हें देखकर पहचाना तो मेरे ज़हन में अरसला खान की तस्वीर उभर आई। फिर मैंने तुम्हारी हदायत पर माजी को यकसर भुला दिया, इसलिए कंदूर खान से भी पुरानी बातों का जिक्र नहीं किया। तुम बहुत समझदार आदमी हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इतना कहकर उसने पहलू तब्दील किया और गंभीर लहजे में बोलने लगा। मुझे तुम्हारी और जन्नत गुल की कहानी का बखूब इल्म है। कल रात जब मैं नकाब लगाकर तुमसे मिला था, तुमने मुझे बताया था कि जन्नत गुल ने गुनाह के लिए तुम पर जबर किया था। मजबूर आदमी का कोई गुनाह नहीं गिना जाता। जब वो गिना नहीं जाता तो उसे भुलाया भी जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम जिरगे के सामने ऐसे किसी वाक़े से इनकार कर दो जिससे जन्नत गुल पर हर्फ आता है। उसकी ख्वाहिश ने मुझे हद से ज्यादा हैरान कर दिया। मैंने कहा, तुम कल रात भी इस पर बहुत बरहम थे। तुमने कहा था कि जन्नत गुल ने एक यरगमाली की आगोश में गिरकर हर शिंगारी के मुंह पर थूका है और तुम सरदारी का झगड़ा निपटाने के बाद उसे खुद इस संगीन जुर्म की सजा दोगे। मुझे मेरी कही हुई बातें याद दिलाने की कोशिश मत करो। वो खुश्क लहजे में बोला। मैंने तो ये भी कहा था कि हम लोग कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकते, क्योंकि अपने ऊपर भी छींटियां आने का डर होता है। लेकिन मैं अपने पुराने जख्म कैसे भुला सकता हूँ? ये वादी और यहाँ की सख्त रवायात अपनी जगह है, मगर मैं अपनी अना को कहाँ ले जाऊँ? तुम्हारे लिए ये सब बातें बेकार हैं। ये बताओ कि तुम मेरी तजवीज़ के बारे में क्या कहते हो? बात यक बयक बहुत गंभीर हो गई थी। मैंने संभल कर कहा, मेरे ख्याल में तो बेहतर ये होता कि इस मामले को ना उठाया जाता। मैं तुम्हारे कहने पर झूठ भी बोल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? जन्नत गुल अपनी कहानी फैलाती रहेगी। तुम अपने इनकार पर डट जाओ तो उसे मैं संभाल लूंगा। उसकी बकवास को यह कहकर हकार से मुस्तरद किया जा सकता है कि वो अपने नाजायज बाप के कबीले को रुसवा करने के लिए झूठ बोल रही है। मैं तुम्हें इसलिए यहाँ रोकना चाहता हूँ कि उसे पकड़कर यहाँ लाया जाए। तुम जन्नत गुल, उसकी गूंगी माँ और लंगड़े जैगम के सामने अपना बयान दोगे और हर एक तुम्हारे बयान पर यकीन कर लेगा।
उसके ज़हन में एक बाकायदा मंसूबा परवरिश पा रहा था। मुझे ख्याल आया कि सिबगतुल्लाह की नीयत खराब हो चुकी थी। उसने अपने हरीफ को मारकर उसकी मसनद इक्तदार पर कब्जा जमा लिया था और अब उसकी खुश जुमाल, खुश अदा, सुबक अंदाम और सुबक तन लड़की पर अपनी होलनाक निगाहें काढ़े बैठा था। मेरे बयान के जरिए उसे जबरदस्ती पाक दामन करार देकर शायद वो उस पर भी काबिज होना चाहता था, वरना यह कैसे मुमकिन था कि जिस लड़की को पिछली रात तक वाजिबुल कत्ल करार देता रहा था, इक्तदार का नशा चढ़ते ही उसका साजिशी ज़हन उस लड़की को आबरूमंद करार दिलवाने की तरकीबें सोचने में मसरूफ हो गया था। इसका मतलब है कि जब तक वो तीनों का ऐलान नहीं लाए जाते हमें यहीं रहना होगा। मैंने अपनी ज़हनी कैफियत कुछ पाते हुए पुरतशवीश लहजा में सवाल किया। जैकम और गूंगी को किसी भी वक्त काबुल से उठाकर यहाँ लाया जा सकता है। असल मसला जन्नत गुल का है। वो चिंगारियों से छुपती फिर रही है, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक नहीं बच सकेगी। जब उसे पाइंदा गुल की मौत की खबर मिलेगी तो वो सामने आने की हमाकत कर गुजरेगी और उसकी ताक में लगे हुए मेरे आदमी उस पर हाथ डाल देंगे। वो खुद ही अपने मंसूबे का खुदुखाल वाजे करता जा रहा था। उसने इज़तरारी तौर पर मेरे करीब सिरक कर कहा, यह सब काम चंद रोज में हो जाएंगे। जगह सराय में गाड़ी तैयार रहेगी। जन्नत गुल के हाथ आते ही वक्त जाया किए बगैर वो तीनों यहाँ पहुंचा दिए जाएंगे। इस दौरान में तुम्हें यहाँ हर तरह का आराम हासिल रहेगा। पुराना मानुस में एक बात जाननी चाहता हूँ, मैंने झिझकते हुए कहा। अगर तुम्हारा सवाल तहजीब और रवादारी की हद में हुआ तो मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। जन्नत गुल के इसके एक बाप से बड़ी जिम्मा करा देकर तुम क्या हासिल करना चाहते हो? वह सवाल करते हुए मेरे ज़हन में अरसला खान का नाम बिच्छू के डंक की तरह चुप रहा था। इस वक्त तक मेरी और सिबगतुल्लाह की जो भी बातें हुई थी उनमें अरसला खान का कोई किरदार सामने नहीं आ सका था। उसके रगों में एक शिंगारी का खून दौड़ रहा है। वो एक गहरा सांस लेकर बोला, मैं उसे हर कीमत पर इस वादी में वापस लाना चाहता हूँ। उसे बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता। अपनी हर्जा-सराइयों की बिना पर वो इकबाली मुजरमा बन चुकी है। तुम इतने बेखेड़े में पड़ने के बजाय उसे यहाँ लाकर यरगमाली के साथ बदकारी के जुर्म में सजाए मौत दे सकते हो। मैंने उसके गिर्द घेरा तंग कर दिया। मैं उसे जिंदा रखना चाहता हूँ। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? वो मेरी तरफ झुककर तेज लहजा बोला, वो मर गई तो चंद वर्षों बाद लोग सब कुछ भूल जाएंगे, मगर मैं अपनी आग में जलता रहूंगा। उसकी मौत मेरे दर्द का दरमा नहीं है। वो जिंदा रहे और जिंदगी भर किसी बादरानी के बच्चे जनती रहे तो मुझे सुकून मिल सकेगा। मैंने तुमको अपने दिल की बात बता दी है। मेरा ख्याल है कि अब तुम सब कुछ समझ जाओगे। यानी तुम उसे अपनी बीवी बनाना चाहते हो। मैंने उसका चेहरा तकते हुए हैरत से कहा। नहीं, वो धाड़ा। उससे उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। मैं उसे इतनी इज्जत नहीं दे सकता। मैं यहाँ का सरदार हूँ। बादरान की कोई पाक बाज लड़की ही मेरी बीवी बन सकेगी। पाइंदा गुल ने मेरे ताया आजाद पर घनौदा और झूठा इल्जाम लगाकर मेरे सीने में बर्छी उतारी थी। मैं वो तड़प आज तक महसूस कर रहा हूँ। इस इल्जाम तराशी के बाद ही मेरे दिल में पाइंदा गुल के खिलाफ नफरत और बगावत का बीज फूटा था। इस वक्त वो सरदार था और मैं उसका लश्करी। मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मैंने उसके जुल्म पर चुप साध ली और दिलो जान से उसके अहकामात की तामील में लग गया। मगर साथ साथ मैंने वादी में अपने हम ख्यालों को खंठी वालों के रूप में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और तुमने देख लिया कि आज पाइंदा गुल एक गैरतमंद बादरानी के हाथों मनो मिट्टी के नीचे जा सोया है। लेकिन उसकी मौत भी मेरा दिल ठंडा नहीं कर सकी है। उसकी कोई जायज औलाद जिंदा नहीं है। एक जन्नत गुल जरूर मौजूद है। उसे किसी वैशी बादरानी को सौंप कर ही मुझे सुकून मिल सकेगा। इसी वक्त मुमकिन है जब जन्नत गुल का दामन बेदाग साबित हो। दागदार औरत को तो किसी चिंगारी के गुलाम भी कबूल करने पर आमादा नहीं होंगे। उसकी बातें वहशियाना और लर्ज़ाखेज थीं। मैं इन इशारों किनारों से काफी कुछ समझ गया था, लेकिन पूरी कहानी फिर भी सामने नहीं आ सकी थी। इसलिए मैंने कुछ ज़हनी का मुजाहरा करते हुए कहा, शायद पाइंदा गुल ने अरसला खान के साथ कोई ज्यादती की थी जिसने तुम्हें तड़पाया हुआ है। अगर तुम खुलकर नहीं बताना चाहते तो मैं तुमको ज्यादा खुलकर बोलने पर मजबूर नहीं कर सकता। तुमने इसी आग की जलन से पाइंदा गुल को मारकर सरदारी पर कब्जा किया। मेरी निगाहें उसके बारे चेहरे पर मरकूज थी। मेरी बातों पर उसके चेहरे का रंग बतदरीज सुर्ख होता चला जा रहा था। उसकी काबी आंखों की चमक गहरी होती जा रही थी और उसके सब्र का पैमाना चिल्लाने के करीब होता जा रहा था। फिर वही हुआ जो मैं चाहता था। सिबगतुल्लाह की बर्दाश्त जवाब दे गई और उसने मेरी बात काट दी। जलेबी की तरह उलझी हुई बातें मत करो, वो गुर्राते हुए बोला। मैं किसी से नहीं डरता। आज तक बस कंदूर खान मेरा राज जानता था। अब तुम भी कान खोल कर सुन लो कि पाइंदा गुल ने अरसला खान को उसके नाकर्दा जुर्म पर उसे ऊंट की गर्दन जैसी चोटी से दर्रे में गिराने की भयानक सजा दी थी। मगर मैंने उस सजा पर अमल होने से पहले अरसला खान को रातों रात यहां से निकाल दिया। उसने कस्में खाई, मुकद्दस किताब पर हल्फ लेकर कहा कि उसने जरताशा को बेआबरू नहीं किया था। मगर जरताशा ने उसका गिरिबान नहीं छोड़ा। उस बदनसीब लड़की को मरते दम तक पूरा यकीन रहा कि जब वो अपनी भेड़ें चरा रही थी तो पीछे से अरसला खान ने उसके सर पर चोट मारकर उसे बेहोश किया और किसी खूनी दरिंदे की तरह उस हालत में उसके बदन को रोंद डाला। मगर अरसला खान कहता था कि जरताशा की भयानक गलतफहमी थी। वो इत्तफाकन उधर जा निकला था। उसने जमीन पर नगुफ्ता हालत में पड़ी हुई जरताशा पर अब्दुल रहीम खान को झुके देखा था। खामोशी से उसके सर पर पहुंचने के बजाय उसे दूर से ही ललकार बैठा और अब्दुल करीम खान वहां से भाग निकला।
असल भेड़िया वो था जो अपने मामू के घमंड में मुब्तला रहता था। अरसला खान कुछ दूर तक उसका नाकाम पीछा करने के बाद वापस लौटा तो जरताशा किसी बेवा की मांग की तरह उजड़ी हुई पत्थरों पर बेहोश पड़ी थी। उसके सर से खून जारी था। अरसला खान ने उसका जख्म संभाल कर उसे बस्ती की तरफ उठा लाने का इरादा किया तो अचानक होश में आ गई और बिफरी हुई शेरनी की तरह अरसला खान पर टूट पड़ी। अरसला खान ने उसे हकीकत बताई मगर उसने एतबार नहीं किया क्योंकि इन वीरान ढलानों पर दूर दूर तक कोई तीसरा शख्स नहीं था और अरसला खान के पास वहां मौजूद होने का कोई जवाब नहीं था। जरताशा उसका गिरेबान थाम कर उसे थप्पड़ मारती और पूरी कुव्वत से चीखती चिल्लाती रही। उस पर हज़ियान का आलम तारी था और वीरान आंखों में दीवानगी उतराई थी। उसकी ऊंची आवाजों की बाज़गश्त पहाड़ों से टकराकर बस्ती तक पहुंची तो बहुत से लोग उतर तोड़ पड़े। सबने बदनसीब और मजलूम जरताशा की बात पर यकीन कर लिया। अरसला की सफाई पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सरदार के सामने पेशी पर वो कहानी दोहराई की। अरसला खान के इल्जाम पर अब्दुल रहीम खान को तलब किया गया तो उसने मासूमियत से इल्जाम मानने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि वो पूरी दोपहर अपने घर में सोता रहा था। उसकी मां ने अपने बेटे के हक में गवाही थी। पाइंदा गुल ने अपनी बहन की गवाही पर अरसला खान की हर फरियाद को मौत से दहशत ज़दा हो जाने वाले मुजरिम की चीखों पुकार करार देकर मुस्तरद कर दिया और उसे मौत की सजा सुना दी। मैं तन्हाई में अरसला खान से मिला तो उसने मुझे असल कहानी सुनाई मगर बदकिस्मती ये थी कि उसके पास कोई गवाह नहीं था। लुटने वाली जरताशा भी उसी को अपना मुजरिम करार दे रही थी। सब रास्ते बंद थे। मैं अरसला खान को अच्छी तरह जानता हूँ, वह मुझसे झूठ नहीं बोल सकता था। फिर मौत की दहलीज पर तो हर पापी की जुबान सच उगलने लगती है। उसकी बेगुनाही का यकीन कर लेने के बाद मैंने उसी रात उसे कैद खाने से फरार करवा दिया। सुबह से सजा मौत के लिए ले जाने वाले लश्करी वहां पहुंचे तो कोठरी खाली थी। बाद में मैंने कराची में उसे तुम्हारे पास नौकर करवा दिया। मैंने वहां अपना नाम रूहलिया बदल कर कायम किया था। मुझे यकीन था कि तुम मुझे नहीं पहचान सकोगे, लेकिन तुमने पहली ही नजर में मुझे पहचान लिया तो मुझे तुमसे कुछ तलख बातें करनी पड़ी। उसने खामोश होकर शराब की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया तो मैंने एहतरामन बोतल उठाकर उसके लिए गिलास लबरेज कर दिया क्योंकि शिंगारियों के पीने का अंदाज वही था। अपने लिए भी ले लो, उसने खोई खोई आवाज में कहा और अपना गिलास उठाकर मुंह से लगा लिया। शायद माजी की यादों ने गुस्से और हैजान के बाद उस पर कुछ उदासी तारी कर दी थी। मैंने अपने लिए पानी मिलाकर गिलास बनाया और एक बड़ा घूंट लेकर खामोशी के साथ उसके दोबारा बोलने का इंतजार करता रहा। अरसला खान फरार हो गया। जरताशा सर के जख्म में कीड़े पड़ने और ज्यादती के सदमे से तीसरे दिन पागल हो गई। उसने उसी रात ऊंट की गर्दन वाली पहाड़ी से नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। कालान में चर्चे होने लगे। घाघ और दूर अंदेश लोगों का ख्याल था कि पाइंदा गुल ने जरताशा के एक किस्से में उजलत से फैसला सुनाकर इंसाफ का खून किया था। सिबगतुल्लाह ने अपना हल्क तर करके दोबारा बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज पहले के मुकाबले में कदर धीमी और पुरस्कून थी। तभी जुबान में लोग उकरबा परवरी की बात भी करते थे क्योंकि पाइंदा गुल को अपने भांजे से बहुत मोहब्बत थी। मगर गालान में अब्दुल रहीम खान की शोहरत अच्छी नहीं थी। वो लड़कियों से सामना होने पर नजरें झुका लेने के बजाय उन्हें घूरा करता था। औरतों की बाज गुजरगाहों पर वो पहले से बैठकर उनके आने जाने का इंतजार करता था। जरताशा के वाक़े के बाद गालान की औरतों और लड़कियों ने अकेले बाहर निकलना छोड़ दिया। वो टोलियों में बाहर आती थी और सूरज गरूब होने से पहले घरों में बंद हो जाती थी। वो गालान में खौफ और दहशत के अजीब दिन थे। फिर अब्दुल रहीम खान की मां को अचानक कोड़ निकल आई तो लोगों ने उसे कुदरत की तरफ से झूठी गवाही की सजा करार दिया। पाइंदा गुल अपनी बहन की आदत के लिए बस्ती में गया तो उसे लोगों में से होने वाली बातों का उड़ता उड़ता इल्म हुआ और उसने अब्दुल रहीम खान को हमेशा के लिए वादी से बाहर भेज दिया। आम लोगों को यह पता था कि वो सरदार के किसी काम से गया है, मगर मैं अपनी जान सोजी से पाइंदा गुल के इतने करीब हो चुका था कि उसने मुझे असल बात बता दी। मेरी हदायत पर कंदूर खान ने पाइंदा गुल के फैसले पर पोशीदा तनकीद करने वालों से मिलना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने कहा कि पाइंदा गुल सच्चा इंसाफ करना चाहता तो पीर कोट के नवाज को तलब कर सकता था। वह शिंगार वैली का अकलौता हकीम है और कलाई की धड़कती हुई रग पकड़कर 3 दिन का खाया पिया तक बता देता है। वो पूरे यकीन से फैसला दे सकता था कि अरसला खान और अब्दुल रहीम खान में से किसने जरताशा के साथ दरिंदगी की थी। मगर वो बाद की बातें थी। एक बादरानी की पुरनूर पेशानी पर रुसवाई की स्याही मल दी गई थी। मैंने काबुल में जन्नत गुल के पीछे आदमी लगाया और उसने जन्नत गुल को पिशावर जाकर अब्दुल रहीम खान पर टोरे डालने पर आमादा कर लिया। वो खुद भी अपनी पसंद के किसी शिंगारी की तलाश में रहती थी। वो एक लंबी कहानी है। उसका मुख्तसर अंजाम तुम्हारे सामने है कि आखिरकार जन्नत गुल के हाथों अब्दुल रहीम खान अपने कैफरी किरदार को पहुंच गया। उसे रुककर एक और घूंट लिया और उसका गिलास आधे से भी कम रह गया। यह तफसीलात सुनकर मेरा रुआ रुआ लर्ज उठा है। मैंने फुरेरी लेकर कहा, यकीन नहीं आता कि दिल नवाज और सादा लू पहाड़ी लोगों की जिंदगी में भी ऐसे हैबतनाक वाक़यात रुनमा होती होंगे। ऐसा बरसों में कभी कभार ही होता है। इंसान अपने गंदे खेल खेलता है और कुदरत की बेआवाज लाठी अपने मोइज़े दिखाती है।
अब तो रहीम खान की माँ और पाइंदा गुल की बहन भी चंद हफ्तों की बीमारी के बाद मर गई। उसने मरने से पहले बहुत से लोगों के सामने कहा कि मैं झूठी थी। उसने 3 मरतबा उस जुमले की तकरार की, लेकिन कोई वजाहत नहीं की। सुनने वालों ने वो बात आगे फैला दी कि उस मकार बुढ़िया ने जरताशा के मामले में अपनी झूठी गवाही का एतराफ कर लिया। उसके बाद कंदूर खान से मिलने वालों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी और हमने पाइंदा गुल को हरासा करने के लिए चोरी छुपे घंटियां बजवाने का सिलसिला शुरू कर दिया, जो आज उसकी मौत पर खत्म हुआ है। तीनों जालिम और बेईमान जहन्नुम वासिल हो चुके। अरसला खान आज भी जिंदा है। अब मैं चाहता हूं कि जन्नत गुल को यहां लाऊं। तुम उसके एतराफ का इनकार करो और फिर मैं उसको अरसला खान के हवाले कर दूं। अब्दुर्रहीम खान की मां के एतराफ के बाद शिंगारा के बेशतर लोगों को अरसला खान की बेगुनाही का यकीन आ चुका है। वो उसे कबूल कर लेंगे। कीना परवर और हासिद फितरत वाले लोग मेरी ताकत की वजह से अपनी जुबानें बंद रखेंगे और मैं उसके खिलाफ सादर किया हुआ पाइंदा गुल का फैसला मनसूख कर दूंगा। इसी तरह अरसला खान और बादरान की इज्जत बहाल हो सकती है। पाइंदा गुल के खानदान में अब कोई मर्द बाकी नहीं रहा। जो उम्र रसीदा औरतें रह गई हैं, वो हर बरस जन्नत गुल की कोख से अरसला खान के बादरानी बेटे या बेटी की पैदाइश की खबर सुनकर अंगारों पर लौटती रहेंगी। लड़कियां तो माएं ही बनती हैं, इससे उन्हें क्या तकलीफ होगी? मैंने हर से पूछा। तुम आज सब कुछ जान लेने पर तुल गए हो। उसके होंठों पर पहली बार फीकी और हल्की सी हंसी नमूदार हुई। पाइंदा गुल का पूरा खानदान अपनी बर्थरी के घमंड में बर्बाद हुआ है। ये लोग शिंगारा वैली के दूसरे कबीलों की लड़कियां तो ब्याह लाते थे, मगर उन्होंने पिछले 50 साल से अपनी कोई लड़की किसी दूसरे कबीले में नहीं ब्याही। अपनी लड़कियों को खानदान में खपाने के लिए वो 4-4 शादियां करते रहे, मगर कुदरत भी उनमें लड़कों से ज्यादा लड़कियां पैदा करती रही। यह 50 बरस में पहला वाकया होगा कि पाइंदा गुल के खानदान की कोई जायज या नाजायज लड़की बादरान वालों की बहू बनेगी। पहाड़ों में बसने वालों के लिए यह एजाज की बात होगी। इसलिए मैं तुम्हें झूठ बोलने की तरकीब दे रहा हूं। वो एक बार अरसला खान के निकाह में आ गई तो वो जन्नत गुल के सारे कसबल निकाल देगा। तुम जानते हो कि पाइंदा गुल ने तुम्हें क्यों न मारा और जन्नत गुल के लहू का प्यासा क्यों हो रहा था? मैंने अपने सर को नफी में हिलाया। कबायली रसूम और रवाज के सामने दलील का कोई काम नहीं था। जन्नत गुल काबुल में जो कुछ कहती फिर रही है, उसके नतीजे में तुम पाइंदा गुल के नीम दामाद बन चुके थे और हमारी तरफ दामाद पर वार करना बुजदिली, कमीनगी और गाली समझा जाता है। तुम उसे थप्पड़ भी मार देते तो वो तुम्हारे सामने सर नहीं उठा सकता था। और जन्नत गुल पर इसलिए उसे गुस्सा था कि उसने पाइंदा गुल का खून होते हुए भी तुम जैसे अजनबी से अपना रिश्ता इस्तवार किया। वो जिंदा रहती तो किसी से भी शादी करके पाइंदा गुल की इज्जत को खाक में मिला सकती थी। वो अक्लमंद होता तो अपनी जवानी की भूल को उसी वक्त जिंदा दरगोर कर देता जब लोगों ने जन्नत खानम की शक्ल सूरत में पाइंदा गुल की शबाहत देकर उसे जन्नत गुल कहना शुरू किया था। शायद उसे यह तस्कीर मिलती होगी कि उसकी सगी औलादें ज्यादा दिन न जी सकी, तो जन्नत गुल की भरपूर जिंदगी उसकी मर्दानगी का इनाम है, जिसे अपनी कुदरती उम्र पूरी करने का हक मिलना चाहिए। तुम्हारी सारी बातों ने मुझे मुतासर किया है। मैं वही करूंगा जो तुम चाहोगे, मगर मुझे ये कहने दो कि आज गालान में जो खून रेज मार्का हुआ है उसकी बुनियाद तुमने नहीं रखी थी। उसने बरहमी से मेरी बात दरमियान ही से उड़ा दी। ये तुम कैसे कह सकते हो? कंदूर खान हर बात का गवाह है। सरदारी मैंने हासिल की है। इस खूनी इनकलाब का बानी कोई और होता तो वो किसी भी कीमत पर मुझे आगे बढ़कर शिंगारियों से बैत न लेने देता। इस वक्त मेरी जगह वो विराजमान होता। तुम बिला वजह जज्बाती हो रहे हो। मैं ये बताना चाह रहा था कि यह बुनियाद अब्दुर्रहीम खान ने इस वक्त डाली थी जब उसने बदनीति से सरताशा के सर पर जरब लगाई थी। उस जरब ने आज उसके मामू के सारे जाहो जलाल को पाश पाश करके रख दिया है। वो खुश होकर बोला, इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम शहरी लोग सीधी बात करने के बजाय इल्फाज की जलेबियां बनाते हो। इसमें से मतलब तलाश करना पड़ता है, जबकि हम लोगों की आधी बात भी अपनी जगह पर मुकम्मल और सीधी होती है। इसमें कोई हेर फेर नहीं होता। बहरहाल मुझे खुशी है कि तुम मुझसे मुत्तफिक हो गए हो। मैं जन्नत गुल की आंखों में आंखें डालकर उसके दावे की तरदीद करूंगा, मगर यह बताओ कि अरसला खान को तुम कैसे यहाँ लाओगे? तुम इस छापे को भूल रहे हो जिसमें तुम लोगों की हेरोइन पकड़ी गई थी, और हेरोइन की वापसी के लिए या उसकी कीमत की अदायगी के लिए अब्दुर्रहीम खान ने मुझे यरगमाल बनाए रखा था। अरसला खान का उस छापे से क्या ताल्लुक निकला है? उसने पूछा। तुम्हें मालूम है कि वहां तबाही फैलने के बाद सब कुछ पुलिस के कब्जे में चला गया। अखबारों से मुझे मालूम हुआ था कि वहां से जख्मी हालत में पकड़े जाने वालों में अरसला खान भी शामिल था। अब तक उसे किसी न किसी जेल में पहुंचा दिया गया होगा। तुम उसे वहां से कैसे लाओगे? मैंने उसे असल मसले से आगाह करते हुए कहा। तुम फिक्र न करो, वो मुस्कुराते हुए बोला। तुम्हारी कोई जेल पाइंदा गुल के कैद खाने से ज्यादा खतरनाक और महफूज नहीं हो सकती। वो यहां से फरार हो गया था तो वहां से भी निकाल लिया जाएगा। हम लोग अपनी दाढ़ियां बेतरतीबी से बढ़ाकर उलझा लें तो हम सब एक जैसे नजर आने लगते हैं। एक दफा मेरा कोई आदमी जेल में उससे मिलकर उसका हुलिया देखा है। उसके चंद दिन बाद ही अरसला खान का कोई हमशक्ल जेल में बैठा होगा और वो गालान की तरफ आ रहा होगा। यानी तुम जेल में आदमी ही बदल दोगे? मैंने हैरत से सवाल किया। उसका हमशक्ल मुलाकाती जाकर वहीं रह जाएगा। मुलाकाती के बजाय अरसला खान इत्मीनान से बाहर आ जाएगा। पहले वाले बस सूरत शक्ल ही देखते हैं, इसी में वो धोखा खा जाएंगे।
दूसरा आदमी रसला खान नहीं होगा, इसलिए कोई भी अच्छा वकील पहली ही पेशी पर उसे अदालत से आजाद करवा लेगा। उसने इत्मीनान से कहा और मुझे बेख्तियार माफिया के सेठ हबीब चिवानी का नाम याद आ गया। उसे भी जर्मनी में कैद की सजा सुनाई गई थी, मगर सिसिली की मदर माफिया ने उसके एक हम शक्ल को भारी मुआवजे पर जेल में पहुंचाकर उसे वहां से बाहर निकाल लिया था। और लिबास, जेल में कैदियों को नंबरों वाला खास लिबास पहनाया जाता है। हो सकता है कि रसला खान को हथकड़ियां भी लगाई गई हों। यह खेल इतना सादा और सहल नहीं होगा जितना तुम समझ रहे हो। जेलों में खालिस चरस और हेरोइन सोने के दाम बिकती है। ये दोनों हमारे घर की खेतियां हैं, इनकी रिश्वत देकर हर काम करा लिया जाएगा। पैसे से ज्यादा खालिस माल की इज्जत की जाती है। मेरी दुआ है कि तुम्हें अपने मकसद में कामयाबी हासिल हो। कंदूर खान कहाँ गायब है? वो शाम से नजर नहीं आया। बात पूरी करते करते अचानक मुझे कंदूर खान याद आ गया। कंदूर खान तुम्हारी वापसी के इंतजार में बाहर बैठा ऊँग रहा होगा और कंदूर खान तुम्हारे साथियों से उसके बारे में मालूमात हासिल कर रहा होगा। उसने तुम लोगों के साथ काफी वक्त गुजारा। क्या कहता है? वो पाइंदा गुल का खास आदमी था, इसलिए तब्दीली पर मायूस नजर आ रहा है, लेकिन तुम्हारी अताअत कबूल कर चुका है। सिबगतुल्ला जहरीले अंदाज में इतने जोर से हंसा कि उसके सफेद दांतों की कितारें चमकने लगी। पाइंदा गुल का खास आदमी मैं था, वो मेरा मातहत था। मैं उसके दिमाग को खूब अच्छी तरह जानता हूँ। जरा मेहनत और तवज्जो से उसे टटोलो और नतीजे से मुझे आगाह करो। मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है। मैंने दानिस्ता उसे बाहर बिठाए रखा है। यहाँ भी मोहल्लाती साजिशों और जोड़ तोड़ का सिलसिला पूरी शिद्दत से चल रहा था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे एक दूसरे के अज़ाइम पर हर लम्हा शक को शुबा करना, मुखालफों को आपस में लड़वाना और हलीफों को एक लम्हे कड़ी आजमाइश से गुजारना इक़्तिदार कायम रखने के लिए नागुज़ीर था। इक़्तिदार बड़ी सल्तनत का हो या चिंगार वैली जैसे महदूद कबायली इलाके का, इसकी खुराक हमेशा यकसा रहती है। वो सबसे पहले बाहमी एतमाद को निकलता है और जो जो हुक्मरान हर बात को शुबा की नजर से देखने के आदी होते जाते हैं, उनकी कुर्सी मुस्तहकम होती चली जाती है। जिस दिन वो किसी पर एतबार कर बैठते हैं, उन्हें कुर्सी से नीचे घसीट कर कोई और ऊपर चढ़ बैठता है।